आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 3D चैप्टर की विविध एक्सरसाइज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें पहले तो बहुत से क्वेश्चन थे। इस विविध एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे तो करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब जो सिलेबस हमारा कम हुआ है उसके अनुसार केवल और केवल इसमें बच्चों 5 क्वेश्चन हैं, वो भी बहुत सरल क्वेश्चन हैं। तो इन्हें बच्चों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बच्चों, आप लोग यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखेंगे तो बात क्लियर होगी। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पहला सवाल तो नोट किया हुआ है और इतना सरल सवाल है, बस देखने से ही लग जाता है। थोड़ा सा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, लेकिन बच्चों इसमें ज़्यादा फार्मूले भी अब नहीं रह गए, क्योंकि अब सिलेबस कम हो गया तो एक्सरसाइजें हटाई गई, तो तमाम तरीके से सूत्र भी हटा दिए गए। तो केवल और केवल 4-5 फार्मूले ही इस 3D चैप्टर के लिए काफ़ी हैं, जिन्हें हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ABC और B-C, C-A और बच्चों A-B है। तो बच्चों, सबसे पहले बात तो ये है कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, ये हमारी समस्या है। देखिए, समस्या तो कुछ नहीं, अगर हम देखें बात करें कि उन दो रेखाओं के बीच यहाँ पर हल की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं उन दो रेखाओं के मध्य न्यून कोण ही होगा बच्चों, न्यून कोण थीटा है। तब देखिए, समझने का प्रयास करिए आप बच्चों। हम लोग इस सूत्र को थोड़ा सा cos थीटा लिखें। देखिए, cos थीटा होता क्या है फार्मूला बच्चों, ये आपको समझना होगा। ऐसा होता है, यदि हमारे पास दो रेखाएं होंगी तो कहीं ना कहीं उन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात होंगे। वैसे भी आपको सामने दिख भी रहा है कि सवाल में भी दिक् अनुपात दिए हैं। तो उसमें A1 पहली रेखा का दिक् अनुपात, फिर दूसरी रेखा का दिक् अनुपात A2 मान लेते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इतना आप करिए, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नीचे पहले तो A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, इसको रूट में डाल दीजिए, ठीक है। गुणे में बच्चों इसी प्रकार से A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, बच्चों C2 का स्क्वायर, इसको भी रूट में डाल दीजिए। और जब जो भी मान आएगा उसको हम यहाँ पर मॉडुलस लगा लेंगे। तो अब समस्या तो कुछ नहीं, बस फार्मूला पता है और हमें दिक् अनुपात सपोज करिए A1 बराबर A है, B1 बराबर B है और C1 बराबर C है। इसी प्रकार से A2 बराबर अगर हम कहें तो B माइनस C है, B2 बराबर हम कहें तो C माइनस A है बच्चों, और C2 बराबर हमारे पास A माइनस B है। सवाल में आप देख रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, इसमें रखना बाकी है। तो निश्चित रूप से हम इस cos थीटा यानी थीटा एंगल को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, cos थीटा तो इधर लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। A1 की जगह A लिख दिया हमने, और बच्चों A2 की जगह हमने B माइनस C लिख दिया, ठीक है। फिर समझिए, B1 की जगह हमने B लिख दिया है, फिर उसमें आगे देख रहे हो C माइनस A लिख दिया, फिर आप देख रहे हो C है और फिर उसमें A माइनस B है। नीचे हमें जो करना है वो तो हम कर ही लेंगे, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, A का स्क्वायर करेंगे और इस B का स्क्वायर करेंगे और इस C का स्क्वायर करेंगे और रूट लगाएंगे, गुणा करेंगे। अब बच्चों B माइनस C का स्क्वायर, उन्हीं को स्क्वायर करना है। C माइनस A का स्क्वायर करेंगे बच्चों, A माइनस B का स्क्वायर करेंगे। हालांकि आप जब देख रहे हैं कि ये सब स्क्वायर करना और कैलकुलेशन करना कठिन हो जाएगा,
लेकिन उससे पहले हम बच्चों इनका अगर गुणा कर लें तो हो सकता है कि कुछ काम सरल हो जाए। तो ए का बी में गुणा करेंगे, ए बी हो जाएगा, फिर ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, फिर बच्चों ए बी हो जाएगा, फिर बच्चों ए सी हो जाएगा, फिर बच्चों बी सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे जो है उसको एक बार लिखेंगे, अपना काम सरल हो चुका है। अब देखिए इसको तो लिख लिया है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर b माइनस सी को लिख लिया है, फिर भी कोई समस्या नहीं। यहाँ पर c माइनस ए का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर करके लिखना ही है। इसके बाद में देखिए बच्चों काम कहाँ सरल हुआ है। ए बी से ए बी गया, ठीक, ए सी से ए सी गया, बी सी से बी सी गया, बच्चा क्या हमारे पास तो बच्चों वो बूटी आ गई जिससे हमें कुछ करना ही नहीं है। ऊपर हमारे पास जीरो आ गया और नीचे चाहे रूट में कुछ भी रहे, यहाँ दोनों रूट में जो भी है उसको लिख लेना, तो कुल मिला के ये जीरो हो गया। अब आप देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर जीरो आ गया है। अब आप सोचिए कॉस की टेबल में आइए और वहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस एंगल का मान जीरो होता है कॉस की लाइन में। तो बच्चों अब आप समझिए कॉस 90 का मान जीरो होता है, 90 अंश का। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 90 अंश आ गया है, थीटा बराबर 90 अंश आ गया है। चाहे तो इसको π/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको एंगल निकाल लेना था। तो अब एक सवाल हम लोगों ने कर लिया, हालांकि 5 सवाल हैं तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग 3 सवाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 सवाल हो जाएं। उसके बाद में बच्चों अगले सवालों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको साफ करके मतलब मिटा के आपने समझ ही लिया होगा। इसके बाद में हम दूसरा सवाल लेते हैं इस विविध एक्सरसाइज का। तो देखिए अब चूंकि दूसरा सवाल भी छोटा ही है तो उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ी सी बात करेंगे और हम लोग सवाल कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल है बच्चों हमारा, x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बस सरल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, x अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए आपको, रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग 3D चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक कोई जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो बच्चों हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x अक्ष के समांतर है और बच्चों इस मूल बिंदु से ही जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जब मूल बिंदु से जा रही है x अक्ष, यहाँ से अगर हम रेखा लें तो ये तो नहीं जा रही है मूल बिंदु से, तो इसका मतलब हुआ इसके ऊपर ही रेखा है कोई, इस x अक्ष के ऊपर ही रेखा है जो कि मूल बिंदु से जा रही है। तो हम देख रहे हैं मूल बिंदु 0 0 0 होता है ना, तो इसको हम x1 और y1 और इसको z1 सपोज कर सकते हैं। और बच्चों जब हम x अक्ष के समांतर चल रहे हैं तो x अक्ष के दिक् अनुपात अगर हम लें, x अक्ष के दिक् अनुपात लें, देखिए दिक् अनुपात लें बच्चों, जैसे कुछ भी ले सकते, कुछ भी क्या जो दिक् अनुपात होंगे, जैसे हम 1 0 और 0 होते हैं x अक्ष के दिक् अनुपात। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, ये देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और यहाँ पर कॉस गामा होता है। होता क्या है, x अक्ष का
जब एक्स अक्ष के साथ आप देखेंगे एंगल तो 0 होगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, और इसके साथ वाई अक्ष के साथ देखेंगे तो वो 90 हो जाएगा, और गामा भी 90 हो जाएगा। तो इसलिए ये 1 0 0, या फिर ऐसा कह सकते हैं इसको कुछ न कुछ दूरी मान लीजिए a 0 0, और a जो है a बिलोंग्स टू रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा समझ के चलिए। तो जब हम किसी रेखा का समीकरण निकालते हैं बच्चों तो x माइनस x1 बटे a होता है, समझिए बात को, y माइनस y1 बटे b होता है, और z माइनस z1 बटे c होता है। इस प्रकार से हम लोग रेखा का समीकरण जानते हैं। हालांकि ये रेखा का समीकरण कार्तीय समीकरण है, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर ऐसा समझिए, रेखा का समीकरण बच्चों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। रेखा का समीकरण r वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा b, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब समस्या कुछ नहीं है, हमें a वेक्टर चाहिए, तो a वेक्टर, चूंकि a वेक्टर उसी बिंदु से जाने वाली रेखा, जिस बिंदु से आपकी रेखा जा रही है उसी को a वेक्टर बनाना होता है। तो ये हो गया 0i, ये हो गया 0j, ये हो गया 0k। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु से ही रेखा जा रही है, और यहाँ पर हम देखें तो लेमडा, और इसमें अगर हम बात करें या तो इनको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, तो ये हो जाएगा i प्लस 0j प्लस 0k। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे r वेक्टर बराबर, ये रेखा का समीकरण आ गया। इसको अगर कार्तीय इक्वेशन में बदलना चाहेंगे तो यहाँ बच्चों x i होता है, यहाँ y j होता है, यहाँ z k होता है। इस प्रकार से यहाँ 0i हो गया, और 0j हो गया, और 0k हो गया, और बच्चों लेमडा के साथ आपका i प्लस 0j प्लस 0k। ये वेक्टर वो वाला होता है जिसके समांतर रेखा जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, x में से अगर इसको माइनस को करेंगे x माइनस 0 बटे 1 कर सकते हैं, y माइनस 0 बटे 0 कर सकते हैं, z माइनस 0 बटे 0। ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया। अगर आप चाहें तो सदिश समीकरण ये लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो x1 का मान वहाँ से उठा के यहाँ लिख देते, y1 का यहाँ लिख देते, z1 का यहाँ लिख देते, a b c जो हम लोग इनको दिक् अनुपात ले रहे हैं यहाँ पर a b c, इनको इनके बटे में लिख देते तो भी हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते थे। तो समझने का आप प्रयास करिए, सब समझ में आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल लेते हैं, सरल है सवाल वो भी, तो इसको साफ करके फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये तो बहुत ही सरल सवाल था, बस थोड़ा सा समझने का फेर है इसमें। अब हमारा सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दो रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पर x माइनस 1 बटे आपके पास माइनस 3 है, यहाँ पर बच्चों आपके पास y माइनस 2 बटे आपके पास 2k है। बच्चों यहाँ पर आपके पास z माइनस 3 बटे आपका 2 है, और दूसरी रेखा बच्चों है हमारे पास है x माइनस 1 बटे आपके पास 3k है। फिर बच्चों आपके पास y माइनस 1 बटे आपके पास 1 है। फिर आपके पास z माइनस 6 बटे आपके पास माइनस का 5 है। इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, उनके समीकरण है, और बताया गया है कि ये परस्पर लंब है। कैसी है? लंब है। और फिर इन्होंने कहा आप जो है k का मान निकालिए, ऐसा सवाल है बच्चों। ये सवाल आने की पूरी संभावना है, हम आपको आज ही बताए दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कैसे ये समस्या है। सबसे पहले तो रेखाओं को देखिए, जो हमारे पास ये रेखाएं हैं बच्चों, ये परस्पर लंब है। कभी भी लंब कंडीशन में आपके पास यदि दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हो तो सीधा सा फंडा होता है लंब होने की शर्त, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होता है। ये समझ के चलिए, अगर हमारे पास रेखाओं के दिक् अनुपात हैं तो ये कंडीशन लगाइए,
अगर हमारे पास रेखाओं के दिक कोसाइन है तो ये कंडीशन लगाइए, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। इस प्रकार से समझ के चलिए। तो चूंकि ये रेखाएं हैं हमारे पास परस्पर लंब है, और इन रेखाओं से रेखाओं के दिक अनुपात अगर हम लोग निकालें, रेखाओं के दिक अनुपात अगर यहाँ से लें तो देखिए दिक अनुपात अगर लें तो देखिए क्रमशः एक यहाँ पर पहली चीज़ तो ये देखनी है आपको कि ये एक्स वाई जेड अकेले होने चाहिए, इसके आगे कोई निगेटिव चिन्ह या फिर कोई गिनती ना हो, जैसे 2 3 4 जो भी है, सिंगल होना चाहिए एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर इधर कुछ भी रहे, यहाँ माइनस प्लस कुछ ही रहे, यहाँ कुछ भी रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर सही है। तो हम देख रहे हैं जो दिक अनुपात होते हैं रेखाओं के बच्चों, ये नीचे वाले होते हैं, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। तो चूंकि दो रेखाएं हैं तो इसमें हमारे पास ये A1 हो गया, ठीक है। A1 बराबर कितना है -3, और B1 बराबर हमारे पास 2K है, और C1 बराबर हमारे पास 2 है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं A2 बराबर हमारे पास 3K है, और बच्चों B2 बराबर हमारे पास 1 है, और C2 बराबर हमारे पास -5 है। और लंब होने की शर्त ये है, इसको लगा दीजिए, तो लिख दीजिए लंब होने की शर्त आपके पास K का मान निकल के फट से आ जाएगा। लंब होने की शर्त को लगाइए और K का मान पाइए। क्या होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 करके देखना है। तो इसका गुणा इसमें 3K में करेंगे तो 3 तियां 9K हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2K, ठीक है, समझ रहे हो। उसका गुणा उसमें यानी कि C1 का गुणा इस C2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर 0। अब माइनस का 9K है, प्लस का 2K है, तो ये 7K बचा है, बराबर 10 कर सकते हो, तो K बराबर 10/7, और वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, इस उत्तर को जरूर चेक करें, और हम चेक कर ले रहे हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये उत्तर अपना 10/7 है माइनस का। तो अब इस एक्सरसाइज, अगर इस विविध एक्सरसाइज की आप बात करते हैं तो केवल 2 सवाल बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हुए सीख लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और इसे समझने का आप प्रयास करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों जो 3D चैप्टर के जो पीछे के वीडियो हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप देख सकते हैं। क्रम वाइज देखेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है, आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।